हेलो नमस्कार, मैं विद्या प्रकाश चंद आप सभी का फोकस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। कल मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट करा चुका और इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे 20 सवाल, 20 क्वेश्चंस होंगे। और वे सभी क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं ना, जो टीसीएस कंपनी एग्जाम्स लिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके वहीं से हैं। क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस और आप तो यूपी पुलिस का एग्जाम भी आपकी टीसीएस कंपनी ही कराने वाली है, तो हर क्वेश्चन आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला आप क्या करेंगे, खुद से आप ट्राई करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद अगर नहीं होता तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा आपसे त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात है 5:5:8। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो समान भुजाओं की लंबाई क्या है? जो इक्वल साइड से इसकी उसकी लेंथ क्या है, ये पूछा आपसे। तो आप क्या करेंगे, पहले अनुपात छापेंगे। अनुपात है भुजाओं का 5:5:8। ये अनुपात है, इनको आप कन्वर्ट कर लो भुजाओं में। तो मान लो x 5x 5x 8x, आपकी भुजा है 5x 5x 8x। अब क्या करेंगे, आप एक ट्रायंगल बनाओगे। आप तो एक त्रिभुज आप बनाओ यहां पे। ये आपके पास एक ट्रायंगल, इसकी दो साइड्स क्या है, इक्वल है। ये वाली साइड्स इक्वल है, तो ये होगी 5x और ये भी आपकी होगी 5x। नीचे वाली आप मान लो 8x। अब यहां पे क्या करेंगे, हम इसमें हम डालेंगे लंब। और ये आपका बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में आप एक बात याद रखो, जब भी आप लंब डालेंगे ना इसमें, तो ये नीचे वाली जिस पर लंब डलेगा उसको ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मतलब ये आपकी साइड कितनी है 8x, तो इसको डिवाइड कर देगा 4x और 4x में। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप निकालेंगे हाइट। हाइट कैसे मिलेगी आपको इसमें? तो आपके पास एक होती है ट्रिपलेट 3 4 5। अगर ये 4x है, ये 5x है, तो इसकी हाइट हमेशा क्या होगी, 3x। या इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, उससे भी इसकी हाइट निकल जाएगी। वो तो आपका L² + B² = H²। ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। अब आपको इसकी हाइट मिलेगी। और किसी भी त्रिभुज का अगर आपको एरिया निकालना हो, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के होते हैं 4 फॉर्मूले। लेकिन इसका एक सेपरेट होता है फॉर्मूला आपका, जिसको आप बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो फॉर्मूला आपका है वो होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका जो एरिया दिया आपको वो दिया है 12 सेंटीमीटर, इजकल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना आपका 8x है और इंटू हाइट कितनी आपके पास 3x। हाइट इसकी है 3x। अब आप क्या करेंगे, इस 2 से काटेंगे आप इस 8 को, 2 चौके 8 और 4 3 12। इस 12 से ये 12 गया, तो 3x। आपके पास इस साइड बचा ओनली x, और x इंटू एक्स आपके पास बचा है x², इजकल टू कितना 1। तो यहां से x का मान कितना आ गया आपके पास 1। भाई यहां पे आपके पास 2x है, तो x इंटू एक्स कितना हो गया x²। और इधर आपका बचा 1, तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी जो भुजा है समान वाली, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो तो ये होगी 5, ये भी 5 होगी, ये आपकी होगी 8। तो समान भुजाओं की लंबाई कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे कहा है कि लंबवतीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 3432 और इसके आधार की त्रिज्या कितनी 26 सेंटीमीटर। इसका आयतन क्या है, वॉल्यूम पूछा आपसे। तो आप क्या करेंगे, इसमें लंबवतीय बेलन का जो आपका CSA होता है,
कर्व सरफेस एरिया या एलएस से लैटरल सरफेस एरिया, इसका जो होता है फॉर्मूला वो होता है आपका 2πRH, और ये दिया कितना आपको 3432। आपके पास इसमें h का मान कहीं नहीं, आपको निकालना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है, बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, πr²h। और इसमें h की वैल्यू कहीं आपको गिवन नहीं है, तो h का मान आपको कहीं एक्स्ट्रा निकालना भी नहीं है, h का मान आपको यही मिल जाएगा। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, 2πr का मान कितना है यहाँ पे 26 इंटू h इजिकल टू कितना आपके सामने 3432, 26 दूनी 52, और ये 52 से कटेगा 66 टाइम, तो यहां क्या बचा आपके पास πh, तो आपको πh की वैल्यू मिलेगी 66। अब आप πh का मान कहां पुट कर देंगे, वॉल्यूम में, आपको निकालना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है πr²h, तो πh का मान तो आपके पास में आ गया, πh का मान कितना है 66, और इंटू r² आपको और चाहिए, और r का मान क्या आपके पास 26, तो r कितनी दो बार है, तो 26 इंटू 26, जैसे आप इनकी गुना करेंगे आपको मिलेगा 44,616। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। तो बेलन का वॉल्यूम कितना मिल गया आपको 44,616। उम्मीद करता हूं आप ये सवाल समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको आप ट्राई करिएगा। ये कह आपसे एक पार्टी में 35 आदमी व 35 महिलाएं हैं, सभी आदमियों की जो औसत उम्र है वो 56 वर्ष है, और सभी महिलाओं की जो औसत उम्र है वो 50 वर्ष है। तो पार्टी में उपस्थित सभी लोगों की एवरेज एज क्या है, ये पूछा आपसे। तो आप क्या करेंगे इसमें, जब कभी आपके पास दो सेक्शन हो, यहां पर दो सेक्शन है, एक में महिलाएं हैं एक में पुरुष हैं, और दोनों सेक्शन में आपके पास नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हो, इक्वल हो, तो उसका एवरेज निकालना आपके लिए बहुत ईजी है। इसमें आप क्या करेंगे, दोनों जो ग्रुप आपके पास में है, इन दोनों का जो एवरेज है उसको आप जोड़ दो। तो आदमियों कितना है 56 है, और महिलाओं कितना है 50 है। यहां पर आपके पास दो ग्रुप हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, तो दोनों ग्रुपों का एवरेज को आप 2 से भाग कर दो, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, सभी व्यक्तियों का एवरेज क्या आपके सामने वो आपको मिल जाएगा। 50 + 56 106 डिवाइड बाई 2, तो आपको क्या मिलेगा 53। तो आपका राइट जवाब क्या हो 53। आपके पास और भी तरीके हैं, लेकिन ये इसका बेस्ट तरीका है करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा आपसे ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात है 6:7। आज से 8 वर्ष के बाद उनकी उम्र का जो अनुपात होगा, ये कह रहा आपसे आज से 8 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अंतर 10 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए, प्रेजेंट टाइम की एज पूछ रहा आपसे दोनों की। तो आप क्या करेंगे इसमें, भाई आपको एक बात का पता हो, अगर आप भाई और बहन हो और जो प्रेजेंट टाइम में आपकी एज का अंतर होगा वही 20 साल के बाद आपका अंतर मिलेगा एज में। चाहे आप 40 साल के बाद पहुंच जाओ, आपको एज में वही अंतर मिलेगा जो प्रेजेंट टाइम में। तो इस 8 वर्ष के बाद की जो कहानी है, ये सिर्फ आपको इसीलिए दिया कि उनकी जो आयु में कितना अंतर है, 10 वर्ष का है। 8 साल के बाद भी इनका अंतर 10 वर्ष का होगा, और प्रेजेंट टाइम में भी इनके बीच जो अंतर होगा वो 10 ही वर्ष का होगा। तो प्रेजेंट टाइम का अनुपात क्या आपका 6:7। प्रेजेंट टाइम में इनकी आयु में कितना अंतर है, अनुपात में 1 का, लेकिन रियल में कितना अंतर है इनकी आयु में 10 वर्ष का। तो 1 अनुपात का मान 10 ईयर, तो 6 अनुपात का मान क्या हो जाएगा आपका 60 साल 60 ईयर, और 7 अनुपात का मान क्या हो जाएगा आपका 70 ईयर। तो आपसे पूछा उनकी वर्तमान उम्र बताइए, तो 60 और 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया, शायद 5वां है। इसमें क्या बोला आपसे, एक्स और वाई ने एक व्यापार में क्रम से 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। 8 माह के बाद 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली तथा उन दोनों ने 8:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। ज्ञात कीजिए वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए इन्वेस्ट की। तो हमेशा आप एक बात याद रखना, प्रॉफिट की रेशो आप जब भी निकालेंगे तो प्रॉफिट के अंदर होता क्या आपका, अमाउंट इनटू टाइम। किस व्यक्ति ने कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया, इसका जो अनुपात निकल कर आता है उसे आप बोलते हैं प्रॉफिट की रेशो, रेशो ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पर क्या है, दो व्यक्ति हैं, एक एक्स है एक वाई है। एक व्यक्ति आपका एक्स है, एक व्यक्ति आपका वाई है। जो एक्स नाम का व्यक्ति है उसने आप लगाए हैं 7 रुपये, और जो वाई नाम का व्यक्ति है इसने लगाए हैं आपके 9 रुपये। और जो आपके पास 8 माह के बाद एक्स ने अपनी पूंजी 8 महीने के बाद में एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। इसका मतलब ये हुआ एक्स का फिक्स टाइम है, एक्स ने पूंजी को इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए, यानी कि 7 रुपये लगाए हैं 8 मंथ के लिए। लेकिन वाई ने अपना जो पैसा है कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया यह किसी को मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे वाई ने लगाया है एक्स मंथ के लिए। अमाउंट इनटू टाइम, अमाउंट इनटू टाइम, तो क्या मिलेगा आपको, रेशो ऑफ प्रॉफिट। और वो है क्या आपके पास में 8:9। तो आपका 8 से 8 गया, 9 से 9 गया, तो एक्स का मान कितना आ गया, 7 मंथ। तो वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए इन्वेस्ट की, 7 महीने के लिए। तो इसका राइट आंसर बनेगा 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बोला है, ट्रेन ए किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है और एक अन्य ट्रेन बी खंबे को 1 मिनट 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी से आधी है। ट्रेन ए और ट्रेन बी की चाल के बीच क्रम से अनुपात क्या है, ये आपसे पूछे। रेशो ऑफ स्पीड बिटवीन ए एंड बी। तो आपको यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे ना तो ए की लंबाई आपको दी, ना ही लंबाई दी है बी की, तो आपको किसी की लंबाई मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कुछ मानेंगे, लेंथ। आपके पास 2 ट्रेन है, एक ए है एक आपके पास बी है। ए की जो लंबाई है बी से आधी है, तो बी की लंबाई आप मान लो 2x, तो ए की लंबाई होगी ax। अब इन्होंने किसी खंबे को पार किया है। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती या किसी व्यक्ति को पार करती, इसका मतलब वो खुद को पार करती। तो टाइम और देखो इसका, आप जो पहली ट्रेन है इसने कोई खंबा पार करने में लिया है 25 सेकंड, और जो आपकी ट्रेन बी है इसने समय लिया है 1 मिनट 15 सेकंड का, यानी कि 75 सेकंड। 1 मिनट 15 सेकंड का मतलब है 75 सेकंड। अब आपको पता, आपको निकालना है स्पीड ऑफ रेशो, चाल का अनुपात निकालना है। स्पीड इजकल टू होता क्या है भाई, स्पीड इजकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका आप यूज करेंगे यहाँ पे। तो आपको निकालना है रेशो ऑफ स्पीड, स्पीड निकालनी है आपको, स्पीड का अनुपात। तो आप क्या करेंगे, पहले वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई, खंबा पार किया तो मतलब खुद को पार किया है, खुद की लंबाई कितनी है, एक्स है। तो एक्स को आप 25 सेकंड से भाग कर देंगे, तो आपके पास क्या मिलेगी, स्पीड मिल जाएगी पहले वाले की। अनुपात निकालना आपको, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 2x है, और इसकी टाइम कितना इसका 75 सेकंड। इसने खुद को पार करने में लिया है 75 सेकंड। इसने खुद को पार करने में लिया है 75 सेकंड। एक्स से आपका एक्स गया 25 3 75, और ये 3 का पहुंचेगा इस साइड, तो आपका अनुपात क्या मिल गया, 3:2। तो ए और बी की जो चाल का अनुपात है वो अनुपात आपका 3:2।
तो ये आपका रहा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करने हैं, कभी कोई ऐसे ही देख रहा हो बैठ के। ये कह रहा आपसे एक हॉस्टल में 60 बच्चों के लिए 120 दिन का भोजन उपलब्ध है। 30 दिन के बाद में 60 बच्चे और आ जाते हैं। अब भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो एक क्वेश्चन आपको करना है, पहले खुद से ट्राई करना है, बाद में सॉल्यूशन देखना है आपको। तो 60 बच्चे हैं हॉस्टल में और 120 दिन का भोजन है और 30 दिन के बाद में 60 बच्चे और आ गए। अब आपको ये देखना कितने दिन के बाद बच्चे आए हैं, 30 दिन के बाद में। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपके पास 60 बच्चे हैं ना, उन्होंने 30 दिन तक तो भोजन खा लिया अपना, 30 दिन का भोजन को समाप्त कर चुके। तो आपके पास भोजन था 120 दिन के लिए 60 बच्चों के लिए। 120 दिन में से 30 दिन आपके चले गए, तो आपके पास जो रिमेनिंग फूड है, जो शेष भोजन है, वो क्या बचा, वो छापो आप एक साइड में। तो 60 बच्चों के लिए फिलहाल भोजन कितने दिन का आपके पास अवेलेबल है? भाई 120 दिन में 30 दिन आपने इस्तेमाल कर लिया, तो 90 दिन का आपके पास भोजन बचा है। तो ये आपके पास आ गया रिमेनिंग फूड। लेकिन अब होता क्या है, 60 बच्चे और आ गए, तो आपके पास 60 बच्चे पहले से थे और 60 बच्चे और आ गए, तो प्रेजेंट टाइम में आपके पास कितने बच्चे हैं? 120 बच्चे। अब ये बच्चे इस भोजन को कितना दिन में खत्म कर देंगे, ये किसी को मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे x डेज। ये भी आपका भोजन है, ये भी आपका भोजन है। अब इसे आप डिवाइड कर देंगे, तो 60 दूनी 120 और 2 से ये गया 45 बार, तो x का मान क्या आ गया आपके पास? 45। तो ये जो आपका भोजन है 45 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे क्या बोला, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% की रेट पे और अगले 5 वर्ष 9% की रेट पे तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज 8160 रुपए भुगतान करने होते हैं, तो उधार ली गई राशि कितनी है? उधार ली गई राशि का मतलब है कि उसने जो कर्ज लिया है, मतलब प्रिंसिपल उसके लिए वो कितना था। और प्रिंसिपल हमेशा होता है 100%, तो आपसे पूछा है 100% की वैल्यू क्या है। तो साधारण ब्याज की बात है, और आपको पता है साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, ऐसा इक्वल टू क्या था आपका RT%। रेट और टाइम का प्रोडक्ट क्या होता है आपका साधारण ब्याज। तो निकालो आप, प्रथम 3 वर्ष के लिए कितनी रेट आपकी 6% प्लस अगले 5 वर्ष के लिए क्या रेट आपके पास में 9% प्लस वो कह रहा है 11 वर्ष के अंत में, मतलब जो आपका टाइम पीरियड है वो 11 वर्षों का है, जिसमें से 3 और 5 8 साल आपने इस्तेमाल कर लिए। तो आपके पास रिमेनिंग ईयर्स कितने बचे आपके पास? 3, 8 3 11। 3 वर्ष तक आपकी रेट क्या है? 13%। बच्चों ये सब क्या आपके पास ब्याज है, लेकिन ब्याज आपको मिला कितना? 8160 8160। ये भी आपका ब्याज है और ये भी आपका ब्याज है। ये आपका ब्याज है परसेंटेज में, ये आपका ब्याज है नंबर्स में। आप ब्याज जोड़ो, आप 6 या 18%, 9 पजे 45% प्लस 13 3 जा 39% इजकल टू 8160। इनको आप ऐड करना, 39 41 84 8 4 12 92 और 10 102। तो ये बन गया आपका 102%। परसेंटेज में ब्याज आपका कितना है? 102% है। रियल में कितना है? 8160। 102 से कितनी बार कटेगा?
भाई ये कटेगा आपका 8 टाइम। हमें निकालना है 100% की वैल्यू। 1% का मान है 80, तो 100% का मान कितना होगा? 8,000। तो बच्चों उधार ली गई राशि कितनी है? 8,000 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 11 सही 1/9% अधिक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो पहला तो बेचा है उसने 717 में, और फिर बेचा है 527 रुपये में। लेकिन जब इसमें बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ, जब इसने इतने बेचा तब उसको हानि हुआ। और हुआ कितना? 11 सही 1/9%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/9। तो ये कह रहा होने वाला लाभ 527 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से इतना % अधिक है। अगर यहाँ पे इसको 9 रुपये का लॉस होता तो 9 पे 1 का प्रॉफिट मतलब 10, तो इसको यहाँ पर 10 रुपये का लाभ होता। तो इसमें डिफरेंस कितना है इसका? यहाँ पर डिफरेंस है 19 का। और यहाँ पर पैसों में कितना अंतर है? 190 का। 19 ही कम 19, तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 10। अगर चाहो तो आप, उसने पूछा क्रय मूल्य क्या है, तो आप यहां से भी सीपी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। यहां पर प्रॉफिट हुआ है, यहां पर लॉस हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस से आप प्रॉफिट कर देंगे माइनस, तो आपको सीपी मिलेगा। अगर आप सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ते हैं तब आपको सीपी मिल जाएगा। तो 1 अनुपात का मान 10 है, तो 10 का मान कितना है? 100। कहने का मतलब आपने 717 में कोई आर्टिकल बेचा और आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब इसके अंदर 100 रुपये का प्रॉफिट है। तो आप प्रॉफिट को कर दो माइनस, तो आपके पास क्या आएगा? सीपी। और सीपी कितना आएगा आपका? 617। तो आपका सीपी कितना होगा? 617। ये आपका राइट आंसर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा है परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए और बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त होते हैं तो ए को कितना अंक प्राप्त हुआ? तो आप बच्चों इस क्वेश्चन को लेंगे, स्टार्ट करेंगे डी से। तो डी को मिले कितने हैं? 320 नंबर। डी को मिले हैं 320 नंबर। ये है डी नाम का व्यक्ति। फिर डी की तुलना हुई है सी से, और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। 25% का फ्रैक्शन है 1/4। अधिक का मतलब है कि 4/5। ये सी को मिले हैं। अब सी की तुलना किससे हुई है? बी से। ये बी नाम का व्यक्ति है। बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए हैं। 10% का मतलब 1/10। भाई 10% का मतलब 1/10। और कम अंक प्राप्त हुए हैं, 10 पे 1 कम अंक प्राप्त हुआ, यानी कि 10 से 9। अब बी की तुलना किससे हुई है? ए से। ए को मिला है बी से 25% अधिक, और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है आपके पास? 1/4। अधिक प्राप्त हुआ मतलब 4 पे 1, यानी कि 4 से 5। तो ये अंक कौन से हुए? जो ए को प्राप्त हुए हैं। तो अब इसके आप गुना भाग करो, इस जीरो से आपकी जीरो गई। 4 चौक 16 दूनी 32, 5 5 25 दूनी 50 इंटू 9 पंजे 45, 450। ए को मिले हैं 450 अंक। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? 450। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपका लिखा है अनुपात दिया है रेशो। ये बोला आपसे ए अनुपात बी प्लस सी इजकल टू है 2:3। फिर आपको क्या गिवन है? फिर आपको गिवन है
बी अनुपात ए प्लस सी इजकल टू 3:7। मैं आपको बता दूं यहां पे भी 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, और यहां भी आपके पास 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। तो जितना पैसा इनके पास होगा उतना ही पैसा इनके पास होगा, ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि 3 ही व्यक्ति सेम व्यक्ति यहां भी वहां भी। तो इनको आप जोड़ो 3 2 5, तो यहां पर आपको मिला है 5। इनके पास कितना पैसा है 5, इनको आप जोड़ो 7 3 10। अब दिक्कत क्या है, इनके पास 10 रुपए हैं, इनके पास कितने 5 रुपए हैं, तो हमें इनके पास अमाउंट को इक्वल करना है। तो 5 को आप बनाओगे 10, तो आप क्या करेंगे 5 दूनी 10, इस 2 से आप गुना कर दो, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब देखो ये भी एबीसी है, ये भी आपका एबीसी है, इनके पास भी 6 4 10 रुपए हैं, इनके पास भी 7 3 10 रुपए हैं। अब इसका अनुपात निकालना आसान हो गया, आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी, बी की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, भाई तीनों के पास कितने पैसे हैं 10 रुपए, इन 10 में से ए और बी के पास कितना आ गया 4 3 7 रुपए, तो 10 में 7 रुपए आ गए ए और बी के पास में, तो आपके पास बचे 3 रुपए, यानी कि वो है सी के पास। तो अनुपात क्या होगा 4 3 3, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन बस और कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करते हैं। इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात है 2:4:3। यदि कुल खर्च किया गया किराया 5200 रुपये हो तो बस का किराया ज्ञात कीजिए। तो बस कार ट्रेन बस कार जो वाहन का दूरी का जो अनुपात है, वाहनों से इन्होंने अलग अलग दूरी तय की है, मतलब ट्रेन से तय की है, बस से तय की है और कार से तय की है। डिस्टेंस का अनुपात कितना है, ट्रेन बस और कार, डिस्टेंस का अनुपात क्या है आपके सामने, आपको गिवन है 4:3:2। और जो आपका किराया है, रेंट है, फेयर, आपके पास किराया का अनुपात क्या है, किराए का अनुपात है 2:4:3। अब यहां से आप निकालेंगे एक्सपेंडिचर, खर्चा किस वाहन पर कितना खर्चा हुआ है। भाई 4 किलोमीटर आपने नापा है 2 किलोमीटर 2 रुपये किलोमीटर के हिसाब से, तो खर्चा कितना हो गया 8 रुपए का। 3 किलोमीटर आपने नापा है 4 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, तो 4 या 12 रुपये खर्च होगी आपके। 2 किलोमीटर आपने नापा है 3 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, तो खर्चा कितना होगा 6 रुपये का। इनके आप गुना करो, 4 दूनी 8 रुपये खर्च होगी आपके यहाँ पे, 4 या 12 रुपये खर्च होगी आपके यहाँ पे, और 3 दूनी 6 रुपये खर्च होगी यहाँ पे। इसका भी अनुपात निकल जाएगा आपका, इसका भी अनुपात निकालो आप, तो ये बन जाएगा 4:6:3। तो अनुपात में टोटल खर्चा कितना हो गया 6 4 10 3 13। अनुपात में 13 खर्चा है, लेकिन खर्चा रियल में है कितना 5200 का। 13 1 जा 13 4 जा, एक अनुपात का मान कितना आ गया 400। आपको निकालना है बस का, तो बस आपके पास ये रही, तो बस ने खर्च किया 6 अनुपात, एक का मान 400, 6 का मान 6 चौक 2400, तो खर्चा कितना हुआ बस पे 2400 रुपए का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन होगा। बच्चों इस सवाल को करने के तो 1000 तरीके हैं। पहला तरीका आपके पास, मान लो किताब 100 रुपए की है, किताब का रेट पहला 25 से घटा दिया, यानी कि 75 होगी, 75 रुपए की। फिर इसका दिमाग खराब हो गया बंदे का, इसने फिर 20% से इसका जो है पैसा बढ़ा दिया, तो 75 का 20% कितना हो गया, 75 का 10 7.5, तो 20 कितना हो गया 15, तो 75 15 कितना हो गया 90। तो कोई किताब 100 रुपए की थी
और आज कितने की, 90 की, तो कितना कमी आई है, 10% की, तो 10% की कमी आई है इसमें। ये एक तरीका है पहला। आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, आप परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं, पहले वाली को बाद में, बाद वाली को पहले छाप सकते हैं आप। मानो किताब 100 रुपए की है और पहले 20 से बढ़ा दिया, मतलब आज किताब होगी 120 की। फिर आपकी इच्छा करी कि 25% से घटा दिया। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 और 120 का 1/4 कितना हुआ, 30 रुपये। तो 120 से 30 रुपये कम हो गए, तो आज किताब कितने की, 90 की। तो 100 वाली किताब 90 मिल ली आपको, तो आपका डिक्रीजमेंट कितना, 10% का, तो 10% की आपकी कमी आ गई। इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, मानो 100 से आपने कितनी कमी कर दी, 25 की, तो आज किताब 75 की है। फिर आपका दिमाग बदला, तो आपने फिर 20 से बढ़ा दिया, मतलब 100 वाली किताब कर दी 120 की। फाइनली आपकी किताब 100 की थी, लेकिन आज कितने की नहीं मालूम। 100 से आपका 100 गया और 25 थी 75, 25 चौके 100, इस 4 से गया 3 बार, 4 तिया 12 और 30 तिया 90, तो एक्स का मान कितना आ गया, 90। मतलब आपकी किताब 100 थी पहले, 100 रुपए की, आज 90 की, तो कितनी कमी आ गई, 10% की। तो सीधा सा आंसर 10%। इसके और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको इन्हीं में से कोई एक करना है बस। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा, एक बगीचे में कुछ गायें व मुर्गियां हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 45 है, 45, तथा कुल पैरों की संख्या कितनी है, 110। तो गाय की संख्या बताइए। तो गाय कितनी है पूछ रहा आपसे। तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप लगाओगे एलिगेशन। एलिगेशन बेस्ट है इस क्वेश्चन में, तो एलिगेशन लगाओगे आप यहां पे। तो आपके पास काऊ है और आपके पास हैन है, मुर्गियां हैं। आपको मालूम है गाय के होते हैं 4 पैर, या किसी ने गाय के 8 पैर देखे हैं आज तक, नहीं होते। गाय के होते 4 पैर और मुर्गी के होते हैं 3 पैर, नहीं, मुर्गी के होते हैं 2 पैर। तो आपको क्या करना है, एक बार आपको मानना है कि जो कुल सिर हैं वे सभी गाय के हैं, और सिर कितने, 45। अगर 45 सिर हुए तो गाय कितनी हुई, 45। 45 गाय के हिसाब से पैर कितने बैठेंगे, तो 45 गाय हैं और एक गाय के होते हैं 4 पैर, तो 45 चौक 180, तो पैरों की संख्या बन गई 180। अब हम एक बार ऐसा मानेंगे कि सारी की सारी क्या है, मुर्गियां हैं। तो सिर कितने, 45। अब 45 सिर है तो 45 मुर्गियां हुई। एक मुर्गी के होते हैं 2 पैर, तो 45 मुर्गी हुए 90 पैर। लेकिन ओवरऑल पैर कितने हैं, 110, पैरों की संख्या है 110। इसे आप छापेंगे बीचों बीच। अब लगाएंगे आप एलिगेशन, तो यहां से आपके पास क्या बचेगा, 20, और यहां आपके पास क्या बचेगा, 70। इसका अनुपात क्या बनेगा, 2:7। यानी कि अनुपात में अगर आपके पास गायें 2 हैं तो आपके पास मुर्गी 7 हैं, तो दोनों मिलकर कितनी बन जाएगी, 7 2 9। तो मुर्गी प्लस गाय प्लस मुर्गी कितनी है आपके पास, 9। लेकिन रियल में कितनी है, 45। भाई 45 सिर है, तो 9 1 जा 9 5 जा, तो एक अनुपात का मान कितना आ गया, 5। आपसे पूछा उसने गाय कितनी है, तो गाय आपकी ये रही, तो गाय के पास है 2 अनुपात और एक अनुपात का मान 5 है, तो 2 अनुपात का मान क्या आ जाएगा, 10। तो आपके पास कितनी गाय है, 10। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 5 वर्ष में 625 और 7 वर्ष में 784 रुपए बन जाते हैं। दर ज्ञात करो आपसे कि दर क्या है। हमेशा रेट निकालने के 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आपको पता हो प्रिंसिपल और 1 साल का आपके पास ब्याज हो। हमेशा आपको आना है 1 साल के ब्याज पे, तो आप यहां क्या करेंगे भाई, 5 साल में कितनी, 625 है कोई राशि, और 7 साल में कितनी होगी, 784। ये कहानी सालों में कितना गैप है, 5 वर्ष और 7 में 2 वर्ष का गैप है, तो ये 2 साल का अंतर है यहाँ पे ब्याज में। तो आप क्या करेंगे, इन 2 साल के अंतर को 1 साल पे लेकर आवेंगे। तो आपके पास एक तरीका है, आप इसे कर देंगे अंडर रूट, और इसका भी आप क्या कर देंगे, अंडर रूट।
अगर यहाँ पर 3 साल का अंतर होता तो 1 साल के ब्याज पाने के लिए आप क्यूब रूट करते यहाँ भी और वहां भी। आपको पता है 625 का बाहर क्या निकलेगा, 25 बाहर निकल जाएगा, और 784 का बाहर निकलेगा 28। अब ये अनुपात आपका आ गया 1 साल पे। कोई धनराशि 1 साल में 25 से 28 रुपए होगी, तो अब रेट निकालनी आपके लिए बहुत आसान है। 25 से 28 हुई है तो ब्याज कितना मिला आपको 3 रुपए, तो निकाल दो आप रेट। भाई पी कितना है 25 रुपए और 3 मिला आपको ब्याज। परसेंटेज की बात कर रहा है वो 100, 25 चौके 100 और 4 3 जा 12, तो आपके पास रेट कितनी आ गई 12%। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, एक ही क्षमता 20% कम है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेला व बी अकेला उसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो जो इफिशियंसी है, जो इनकी क्षमता है, ये कह रहा आपसे ए की क्षमता 20% कम है, अगर बी की क्षमता 100 है तो ए की क्षमता 80 है, तो अनुपात क्या बनेगा 4:5। दोनों मिलकर किसी काम को 20 डेज में करते हैं, तो दोनों मिलकर 1 डे में कितना काम करते हैं पहला पता कर लो आप। 5 4 9, दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते, तो टोटल काम कितना होगा ये निकाल लो आप। भाई दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते और काम खत्म करते 20 दिन में, तो कुल काम कितना है 180, 180 कुल काम मिल गया। अब इस 180 काम को ए को करना है अलग और बी को करना है अलग, तो ए नाम के बंदे को काम करना है 180 और ए की क्षमता कितनी है 4, 4 से भाग करें क्या मिलेगा आपको 45, तो ए आके लगेगा 45 डेज। सेम काम करना है बी को, काम कितना 180 है और बी को करना है अकेले, बी की क्षमता कितनी 5, तो 5 से भाग करेंगे आपको क्या मिलेगा 5 या 15, 5 छंग 30, 36 डेज। तो ये अलग अलग लेंगे 45 और 36 डेज। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, एक जलाशय में 4 बड़े बहन पाइप हैं, मतलब कोई टैंक है उसमें 4 पाइप लगे, चारों कैसे भरने वाले टैंक को। इनमें से पहले 3 पाइपों के द्वारा जलाशय को 12 मिनट में, दूसरे तीसरे चौथे पाइपों द्वारा इसे 15 मिनट में, तथा पहले और चौथे पाइप द्वारा इसे 20 मिनटों में भरा जा सकता है, तो चारों पाइपों के द्वारा इसे भरने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। 5 सेकंड का सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं आपने कर दिया होगा, तो ठीक है करते हैं इसको। तो इसमें पहले 3 पाइप मान लो ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 पाइप आपके पहले वाले, और ये भरते इसको 12 मिनट में। फिर आपके पास दूसरा तीसरा चौथा यानी कि बी प्लस सी प्लस डी, ये आपके पास आ गया दूसरा तीसरा चौथा, ये भरते 15 मिनट में। फिर आपसे बात कर रहा हूं पहले और चौथे पाइप की यानी कि ए प्लस डी की, और ये भरते इसको 15 मिनट में। तो भाई टैंक की तो कोई क्षमता होगी ना, तो कोई टैंक की क्षमता मानो आप अपने पास से, और ऐसी मानो जो 12 15 और 20। हाँ भाई ये पहला और चौथा भरते 20 मिनट में, ये गलती हो गया भाई 20 मिनट। तो टैंक की क्षमता ऐसी मानो जो 12 15 20 से कट जाए, तो इसका वो होता है एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया 60, टैंक की क्षमता कितनी 60, 12 से भाग कर दो 12 पंजे 60, 15 से भाग करो 4 टाइम, 20 से 3 टाइम। अब क्या करेंगे आपसे पूछा है कि चारों पाइपों के द्वारा इसे भरने में कितना समय लगने वाला, तो आपको एक बात का पता हो कि चारों पाइपों की क्षमता कितनी है। अब क्या करेंगे आप इन सबको जोड़ देंगे, जैसे आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको यहाँ 2 तो मिलेगा आपको ए, 2 मिलेगा आपके पास बी, 2 मिलेगा आपके पास सी और 2 मिलेगा आपके पास डी। तो मैं पहला एक काम कर रहा हूं, 2 कॉमन निकाल रहा बाहर पहले से ही, जैसे ही 2 बाहर कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 2 क्यों बाहर निकाला, जब इन्हें आप जोड़ेंगे तो आपको 2a 2b 2c 2d मिलेंगे। इनकी क्षमता ऐड कर दो आप, 4 3 7 5 12,
और ये 12 2 से गया 6 बार, तो चारों की क्षमता कितनी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई, 6। भाई डी बी साथ में इनके, प्लस डी इजकल टू 6। अब आपको पता करना कि चारों लोग मिलके इस पाइप को भरने में कितना समय लेंगे। तो पाइप भरना है चारों लोगों को मिलके, और पानी भरना कितना 60। इनकी क्षमता कितनी है, 1 घंटे में 6 से भाग कर दो आप, तो कितना टाइम आ गया, 10 मिनट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, एक बंदर 60 मीटर लंबे खंबे पर चढ़ता है। वह पहले मिनट में 6 मीटर ऊपर बढ़ता है और अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, तो पूरे खंबे पर चढ़ने में से कितना समय लगने वाला है। तो बच्चों आपके पास ये खंबा है, ऐसे सवाल में आपको हमेशा करना क्या है, ये कह रहा कि 1 मिनट में 6 मीटर ऊपर चढ़ जाता है, तो हमें सबसे पहले लास्ट पे पहुंच जाना है। भाई ये लास्ट की जो उसकी मिनट होगी 1, इसमें 6 मीटर चढ़ेगा और चढ़ के बैठ जाएगा ऊपर, तो नीचे तो खिसकने वाला है नहीं। हमेशा लास्ट वाले फेज में कभी भी बंदर नीचे नहीं खिसकेगा, तो सबसे पहला काम क्या है, लास्ट टाइम में चले जाकर बैठा दो ऊपर आप, तो 1 मिनट में 6 मीटर ऊपर जाकर बैठ गया। अब ये पूरा डिस्टेंस कितना आपके पास, पूरी लंबाई है 60 मीटर। अब 60 मीटर में 6 मीटर की कहानी तो खत्म होगी इसकी, तो बाकी शेष क्या बचा आपके पास, 54 मीटर। तो अब आपको 54 मीटर लेकर जाना है। अब ये जो बंदर आपका, ये पहली मिनट 6 मीटर चढ़ता ऊपर और अगली मिनट ये 3 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो कुल मिला क्या हुआ, 2 मिनट में क्या कहानी बनी इसकी, तो 2 मिनट में ये बंदा 3 मीटर ही चढ़ पाया है। भाई 2 स्लॉट में, 1 मिनट के 2 स्लॉट में ये बंदा चढ़ा है 3 मीटर, हमें चलना है 54 मीटर, तो 3 मीटर को आप बनाओ 54 मीटर, तो कैसा बनेगा, 18 3 जा, इसी 18 के आप यहाँ पे गुना कर दो, 18 दूनी कितना हो गया, 36 मिनट। तो ये बंदर 36 मिनट में 54 मीटर चढ़ेगा। लेकिन आपका लास्ट की जो 1 मिनट है उसमें चढ़ा है 6 मीटर, तो कुल कितना हो गया, 37। तो ये बंदर 37 मिनट में 60 मीटर चढ़ जाएगा। तो टाइम कितना आ गया आपके पास, 37 मिनट। उम्मीद करता हूं आप ये सवाल अच्छे समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, इसे भी आप एक बार कोशिश करना खुद से करने की। ये कह रहा, शांत जल में एक नाव वह किसी धारा की चाल का अनुपात है 8:1। नाव मतलब बोट और धारा मतलब वाटर, अनुपात है 8:1 का। हम क्या कुछ चाल मान लेंगे, इसमें x से गुना कर देंगे, तो 8x और 1x हमने चाल मान ली बोट की और वाटर की। अब क्या करेंगे आप, नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर व धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाना है, 5 घंटे लेती। तो एक बार तो दिशा में गई धारा की और एक बार गई है विपरीत दिशा में। आपको पता होगा धारा की दिशा में नाव की चाल जुड़ जाती है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल घट जाती है। तो अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, यानी कि 36 किलोमीटर गया धारा की दिशा में और धारा की दिशा में चाल जुड़ेगी, तो 8 और 1 9x। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या था आपके पास, टाइम प्लस 42 किलोमीटर गया है विपरीत दिशा में और विपरीत दिशा में चाल घटती, तो 8x से x गया 7x, तो विपरीत दिशा में नाव की चाल आ गई 7x। और जाने में आने में कुल समय लिया है इसने 5 घंटे का। अब इसे आप सोल्व करेंगे, 9 से गया 4 बार, इस 7 से गया 6 बार। अब आपको पता है यहाँ पे x बेस में, यहाँ भी बेस में x है। जब बेस में x हो तो सीधा आप जोड़ और घटा कर सकते हैं। तो 4 4 6 4 10, तो यहाँ पर बन गया आपका 10/x इजकल टू 5, और 5 से आप 2 बार कटेगा, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आपको मिल गया 2। x का मान 2 है। आपसे क्या पूछा, नाव की चाल बताइए, मतलब बोट की चाल पूछा है। तो बोट की चाल क्या है, 8x है और x का मान कितना है 2, तो 2 से आप गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके पास चाल मिल गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इस
सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन आपका। और ये कह रहा आपसे एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा जाता है। यदि 20% का लाभ होता है और वस्तु का क्रय मूल्य 840 है तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा। हमेशा आप ऐसे सवालों कैसे करेंगे विद इन सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, जब कभी आपके सामने ऐसा सवाल हो तो 100 से आप छूट को माइनस कर देंगे तो हमेशा आपको सीपी मिलेगा। तो माइनस डिस्काउंट इजकल टू आपको मिलेगा हमेशा सीपी, और 100 में हमेशा प्रॉफिट को आप ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा हमेशा एमआरपी। ये कैसा बनता है किसी दिन आपको बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास होगी तो मैं आपको डिटेल से सॉल्यूशंस का बताऊंगा आपको मैं। तो 100 से 30 गया 70, ये आपका आ गया सीपी, और 100 में आप प्रॉफिट कितना 20% का जोड़ दो तो 120 हो गया, ये आपका आ गया एमआरपी। और इसका अनुपात क्या बन गया 7:12। आपका सीपी कितना है 840, 7 की वैल्यू दी है आपको, 7 की वैल्यू गिवन है 840। तो एक अनुपात का मान कितना होगा 7 कम 7, 7 दूनी 14, 120। तो हमें निकालना है एमआरपी, 120 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 120 में 12 अनुपात में 120 से गुना कर दो तो क्या मिलेगा आपको 1440, 1440। तो आपका राइट आंसर आ गया पहले वाला, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ गए होंगे। अगर आप ये चीज़ें समझ में आपके आ रही हैं तो आपका एक काम करना है, आपको चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। बाकी वीडियोज को जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, ग्रुप हैं, उनमें आपको शेयर करना है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए आपके लिए बहुत अच्छी सी। बाकी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सफल होने का आपके लिए बस एक ही रास्ता है, मेहनत। मेहनत के अलावा कोई भी शॉर्टकट यहाँ पे है ही नहीं। अगर आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में पड़े तो समझो आपका समय भी गया और आपका मौका भी गया। तो शॉर्टकट के पीछे ना भाग के आप भागो मेहनत के पीछे। तो मेहनत करते रहिए, सही दिशा में करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो ठीक है, आज यहीं तक, फिर आप कल मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।